दूर कहीं एक गांव में बेबी नाम की एक लड़की पाव भाजी का व्यापार किया करती थी। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो खुद ही अपने सारे काम कर लिया करती थी। एक दिन बेबी को तेज बुखार चढ़ गया। वो ऐसी हालत में थी कि उठ भी नहीं पा रही थी। हे भगवान, ये कैसी परिस्थिति है। मेरी सहायता करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं, फिर भी मैं जैसे तैसे अपने काम खुद कर अपना गुजारा कर लेती थी। पर अब इस मुए बुखार की वजह से मैं तो उठ भी नहीं पाती। अब मैं पाव भाजी का व्यापार करने के लिए कैसे जाऊं? और अगर मैं आज नहीं जा पाई तो कल अपना पेट भरने के लिए मेरे पास आहार लाने के पैसे ही नहीं होंगे। ये सोचकर बेबी तेज बुखार में भी जैसे तैसे अपना हिम्मत बटोरकर बिस्तर से उठी और पाव भाजी बनाने की तैयारी में जुट गई। पाव भाजी बनाने के लिए तैयारियां सारी कर वो अपने ठेले पर जाने के लिए निकल पड़ी। अपने पाव भाजी के ठेले के पास खड़ी बेबी मन ही मन सोच रही थी, आज मेरे पाव भाजी के ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। मेरे इतने तेज बुखार के रहते हुए भी मैंने बड़ी मेहनत कर जैसे तैसे अपना ठेला खोला है। इतनी कोशिशों के बाद क्या आज की मेरी ये कोशिश व्यर्थ जाएगी? ये सोचकर बहुत ही उदास हो रही थी बेबी, पर तभी उसके पास क्रांति नाम का एक आदमी आया। क्या हुआ बेबी, आज तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत ठीक हो या ना हो, जब तक मैं अपने ठेले पर नहीं आती मेरा गुजारा तो नहीं होगा ना काका जी। तभी तो सेहत थोड़ी मेरी ठीक नहीं, फिर भी मुझे ठेले पर आना ही पड़ा। ठीक है बेटा, अब तुम आ ही गई हो तो मैं तुम्हारी बोनी करवाता हूँ। चलो मुझे एक प्लेट पाव भाजी दे दो। बेबी उनके लिए पाव भाजी बनाने की तैयारी करने लगी, पर अचानक उसका सर चकराने लगा। अरे ये क्या, मेरा सर चकरा रहा है। काका जी ने मुझे पाव भाजी देने के लिए कहा, पर मैं कैसे करूं? ये कहती हुई बेबी पाव भाजी बना ही रही थी कि उसका सर चकराया और वो सीधे गरम तवे पर जा गिरी, जिस कारण बेबी का पूरा मुंह जल गया। वहीं खड़ा क्रांति तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचा। गरम तवे पर चेहरा गिरने की वजह से उसका चेहरा काला पड़ चुका था। अस्पताल के डॉक्टर ने बेबी से कहा, बेटा बेबी, तुम गरम तवे पर गिर गई थी, इसीलिए तुम्हारी स्किन को हमने लाख कोशिश के बाद और बिगड़ने से तो बचा लिया, पर काला होने से हम नहीं बचा पाए। यूँ डॉक्टर ने जब निराशा जताई, आपने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की ना डॉक्टर। बिगड़े हुए चेहरे से क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर, मैं जैसे तैसे जी लूंगी। ये कहकर बेबी अपने घर लौटी बेबी मन ही मन सोच रही थी, बहुत भूख लगी है और घर पर खाने के लिए भी कुछ नहीं। मुझे फिर से अपने पाव भाजी का ठेला चलाना ही होगा। ये तय कर बेबी ने पाव भाजी बनाने की सारी तैयारियां कर ली। पाव भाजी खाओ, पाव भाजी, चटपटे मसालेदार पाव भाजी, यूं ग्राहकों को आवाज देने लगी। कुछ समय बाद एक लड़का अपनी माँ के साथ वहाँ से गुजर रहा था। उसने बेबी की आवाज सुनी। माँ, कौन है वो लड़की? कितनी भयानक दिखती है, हम सब जैसी नहीं लगती, बहुत अलग है माँ। बेटा, गलत बात। इंसान भले गोरा हो या काला, ये उसका बाह्य रूप होता है। किसी भी इंसान के स्वभाव को उसके रंग ढंग या उसके पहनावे से आंका नहीं जाता। उन दोनों की बातें बेबी सुन रही थी। जहाँ लोग रंग रूप और पहनावे से ही किसी इंसान की कीमत आंकते हैं, क्या वहाँ पर ऐसे लोग भी हैं? पर मेरे बारे में लोग क्या सोचते होंगे, ये मेरे दिमाग में हर समय चलते रहता है। मुझे इस सोच को अपने अंदर से हमेशा के लिए निकालकर हिम्मत से काम लेना होगा। अपनी सोच बदलकर अगले ही दिन से बेबी ने ऐसी जगह अपना ठेला लगाया जहाँ लोगों की भीड़ ज्यादा रहा करती थी। इस दौरान उसने जाना कि बस स्टैंड के पास पाव भाजी का व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। तब से उसने बस स्टैंड के पास ही अपने पाव भाजी का ठेला लगाना शुरू किया। उस दिन से बेबी ने इस बात की फिक्र करनी छोड़ दी कि लोग उसके चेहरे को देखकर क्या कहेंगे। पूरे हिम्मत और विश्वास के साथ वो निडर होकर अपना काम करती रही और जहाँ जो काम करने का उसका मन करता वो करती हुई वो अपना जीवन बिता रही थी। रामचंद्रपुर नाम के एक गांव में
सुजाता नाम की एक गरीब औरत रहा करती थी। उसकी इकलौती बेटी भी थी जिसका नाम चुटकी था। सुजाता बहुत ही बलहीन थी। वो जहाँ भी मजदूरी पर काम करने जाती वो कोई भी काम नहीं कर सकती थी। एक दिन घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपनी बेटी चुटकी के पास गई और कहा, बेटा चुटकी, घर पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बाहर जाकर देखती हूँ, अगर कहीं मुझे काम मिल जाए तो कर आती हूँ। अगर कोई मान जाए तो पहले से ही थोड़े पैसे लेकर आ जाऊंगी और उन पैसों से तुम्हारे लिए कोई खाने की चीज लाती हूँ। ठीक है माँ, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगी। और वैसे भी माँ तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है ना, तुम घर पर रहो, मैं बाहर जाकर कोई काम ढूंढती हूँ। तुम इस हालत में अगर काम करने जाओगी तो और भी बीमार पड़ जाओगी माँ, तुम्हारा जाना सही नहीं होगा माँ। बेटा, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इतनी जिम्मेदारी तो मुझे उठानी ही होगी ना। तो ठीक है माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हम दोनों कोई काम ढूंढेंगे। हम दोनों में से एक को भी काम मिलेगा तो अच्छा ही है ना। और अगर अपनी किस्मत अच्छी रही और दोनों को ही काम मिला तो और भी अच्छा। सुजाता अपनी बेटी की बात से सहमत हुई। फिर वे दोनों काम की तलाश में बाहर निकले। कुछ दूर चलकर वे दोनों एक घर के सामने रुक गए। सुजाता अपनी बेटी को लिए उस घर के पास गई। विमला दीदी, ओ विमला दीदी। यूं आवाज लगाने पर थोड़ी देर में विमला बाहर निकली। क्या बात है सुजाता, यूं मुझे आवाज क्यों लगा रही थी? दरअसल विमला दीदी, मैंने सुना था कि आपकी फसल हाथ लगी है, उसे काटने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। मैं बस यही कहने आई थी कि हमें काम पर बुला लेना। कोई ना समझ ही होगा जो तुम्हें काम पर बुलाना चाहेगा। पिछले बरस तुमने यही कहकर कि तुम्हें काम की जरूरत है मुझसे पैसे लेकर गई थी। उस समय मुझे तुम्हारी जरूरत बिल्कुल नहीं थी, पर ऐसे ही पैसे देना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, ये सोचकर मैंने तुमसे काम करवाया। जैसे ही मैं वहाँ काम पर लेकर गई, तुम तो थोड़ी देर में बेहोश होकर गिर पड़ी। तुम्हारे अस्पताल में इलाज के लिए मुझे कितने पैसे भरने पड़े। बेकार में ही मैं तुम्हें वहाँ लेकर गई थी, उस पर अस्पताल का खर्च एक अलग से उठाना पड़ा मुझे। अब तो साथ में अपनी बेटी को भी लेकर आई हो, तुम्हारा तो हो गया, अब क्या तुम्हारी बेटी की सेवा करें हम? यूं बड़ी कठोरता से विमला ने बहुत कुछ सुना दिया। उसकी बातें सुन अपने घर वापस लौट रहे थे तो देखा कि उनके घर के सामने साहूकार सुभाष खड़ा हुआ था। उन्हें घर की ओर आते हुए देखकर सुभाष उनके पास पहुंचा। तो चलो बहना, आ ही गई घर वापस। तुमने कहा था कि आज कर्ज के पैसे लौटा दोगी मुझे, वही लेने आया था। कब से इंतजार कर रहा हूँ। चलो, कहाँ है पैसे? यूं पैसे लेने के लिए बड़ा ही उतावला हो रहा था सुभाष। सुभाष भाई, मैंने सोचा था कि मैं आज तक किसी तरह पैसों का इंतजाम कर दूंगी, पर वो हो नहीं पाया। मुझे 3 महीने की मोहलत दे दो, मैं किसी भी तरह आपका कर्ज चुका दूंगी भाई। ये तो मैं जानता ही था। तुम्हारे पति ने तो मुझसे कर्ज लेकर आराम से अपनी आंखें मूंद ली। लगता है कर्ज के पैसे मेरे पास आने से पहले मैं भी राम नाम सत हो जाऊंगा। बस अब और नहीं, आज से ही मैं तुम्हारे घर पर अपना कब्जा ले रहा हूँ। जिस दिन तुम पैसे लौटाओगी ना, अपना घर वापस ले लेना। यूं धमका कर सुभाष ने सुजाता को गेट से बाहर धकेल दिया। माँ, क्या तुम्हें चोट लगी है? घर के बारे में या मेरे बारे में सोचकर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। जहाँ तुम रहोगी वही मेरे लिए घर होगा। हम दोनों मिलकर किसी तरह पैसों का इंतजाम कर अपना घर वापस ले लेंगे माँ। फिर सुजाता और चुटकी वहाँ से निकलकर दूर चले गए। रास्ते में सुजाता को आम का पेड़ दिखाई दिया। बेटा चुटकी, आज से यही हमारा घर है, यूं माँ ने बताया। उस दिन से चुटकी और सुजाता उसी आम के पेड़ के नीचे रहने लगे। चुटकी हर दिन पेड़ के पास में ही रहे एक नदी के पास जाकर पानी ले आया करती और हर दिन उस पेड़ को पानी दिया करती। ये हर दिन हो रहा था। एक दिन जब सुजाता पेड़ के नीचे झाड़ू लगा रही थी, तब पेड़ से कुछ आवाज आई। सुजाता, तुम्हारी बेटी चुटकी हर दिन बिना चूके नदी का स्वच्छ पानी मुझ में दे रही है, जिस वजह से मैं एक स्वच्छ पेड़ के रूप में बढ़ रही हूँ। चूंकि हर दिन नदी का स्वच्छ पानी मुझे मिल रहा है,
मुझ में आने वाले फल भी कोई मामूली फल नहीं बल्कि सोने के फल होने लगे हैं और इसका कारण तुम हो, इसीलिए मुझ पर सबसे पहला हक तुम दोनों का ही होगा। तुम दोनों मेरे इस सोने के फल को काट कर उन्हें बेचकर उन पैसों से अपना सुंदर सा घर यहीं बना लो। उस दिन से उन्होंने सोने के आम बेचे और बहुत सारे पैसे बनने पर, जैसे आम के पेड़ ने कहा था, उन दोनों ने एक सुंदर सा घर बना लिया और उसी में रहने लगे।